आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात करने वाले हैं। मतलब धन का मनोविज्ञान। हाँ। ये किताब ना उन आम फाइनेंस गाइड से थोड़ी हटकर है जो सिर्फ बजट या निवेश सिखाती हैं। बिल्कुल। इसमें इस बात पर ज्यादा ध्यान है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, और ये सोच फिर हमारे फैसलों को कैसे गाइड करती है। हाँ, और ये पारंपरिक वित्त सलाह से बिल्कुल अलग है, मतलब जो सिर्फ ज्ञान पर जोर देती है। हाउसेल का मुख्य तर्क है कि वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना जानता है, और इस बात पर ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। व्यवहार मतलब आदतें। हाँ, आदतें, भावनाएं, मनोविज्ञान, ये सब पैसा संभालने में बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में इन्हीं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये हमारी वित्तीय किस्मत कैसे तय करते हैं। किताब में कई छोटे अध्याय हैं, है ना? हर एक पैसे से जुड़े हमारे जज्बातों पर एक अलग सबक देता है। बिल्कुल, करीब 19-20 छोटे अध्याय हैं। हम कुछ खास विचारों पर ही बात कर पाएंगे आज। हाँ बिल्कुल। तो पहली बात जो मुझे काफी सोचने पे मजबूर करती है, कोई पागल नहीं है। किताब समझाती है कि लोग पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। मतलब एक ही फैसला किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत। सही। जिसने मान लीजिए बड़ी तंगी झेली है, वो पैसे को उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगा जो हमेशा संपन्न रहा हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि किसी के वित्तीय फैसलों को उसके अतीत को जाने बिना आंकना वो ठीक नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसला सही है, बस ये कि उस व्यक्ति के नजरिए से वो तार्किक लग सकता है। अच्छा। और यहीं पर वो भाग्य और रुकने वाला पहलू भी आता है। हाँ ये भी बड़ा पॉइंट है किताब में। हाँ, किताब बिल गेट्स का उदाहरण देती है। क्या ये सिर्फ मेहनत थी, या फिर 1960 के दशक में कंप्यूटर वाले स्कूल में होना वो किस्मत भी थी? सोचने वाली बात है। सफलता में अक्सर भाग्य का बड़ा हाथ होता है, जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो मतलब हर किसी का अपना नजरिया होता है, अपने अनुभव होते, लेकिन क्या होता है जब ये नजरिया लालच में बदल जाए? किताब इसी से जुड़ा एक खतरनाक पैटर्न बताती है, कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी सबक है। बर्नी मैडॉफ का मामला सोचिए। वो आदमी पहले से कितना अमीर था, बेहद अमीर। फिर भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। किताब कहती है ये जानना बहुत जरूरी है कि गोल पोस्ट कहाँ लगाना है, कब रुकना है। बिल्कुल, ये अपनी सीमाएं नहीं, अपने मूल्य पहचानने जैसा है। जो आपके पास है उसे ऐसी चीज के लिए दांव पर क्यों लगाना जिसकी आपको शायद जरूरत भी ना हो। सही बात। और हाउसेल इसे अमीर बनने बनाम अमीर बने रहने के विचार से जोड़ते हैं। अच्छा, ये क्या है? अमीर बनने के लिए शायद जोखिम उठाना पड़े, आक्रामक होना पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए और पैसे को बचाने की सोच। बड़ा रिटर्न कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी तरह बर्बाद होने से बचें। टिके रहना जरूरी है। टिके रहना। अच्छा, लालच की बात तो हुई, लेकिन किताब एक बिल्कुल अलग पहलू पर भी जोर देती है जो शायद दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली पर अनदेखा हथियार है, और वो है समय की ताकत। हाँ, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। वॉरेन बफेट का उदाहरण इसमें एकदम फिट बैठता है। हाँ, उन्होंने दिया है। उनकी दौलत का राज सिर्फ शानदार रिटर्न नहीं है। असली राज है कि उन्होंने शायद 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90s तक, मतलब दशकों तक उसे जारी रखा। दशकों तक धैर्य, मतलब। हाँ, समय यहाँ सबसे अहम तत्व है। लगातार लंबे समय तक टिके रहना ये कमाल कर सकता है। पर बात सिर्फ पैसों की कंपाउंडिंग की नहीं है। अच्छा, और क्या है? किताब का एक बड़ा विचार ये है कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है अपने समय पर नियंत्रण। अपने समय पे नियंत्रण। हाँ, अपनी मर्जी से अपना दिन बिता पाना, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जो चाहें वो कर पाना, यही असली अमीरी है। ये दिलचस्प बात है। मतलब असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी कार या शानदार छुट्टियां। नहीं, वो तो खर्च है, दिखावा हो सकता है। लेखक के अनुसार असली दौलत वो पैसा है जो बचाया गया है, निवेश किया गया है। हाँ, वो जो आपको वित्तीय आजादी देता है, भविष्य के विकल्प देता है। इसीलिए शायद बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना इतना महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, ये भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, लचीलापन देता है। अच्छा, और ये हमें इस विचार पर लाता है कि शायद पूरी तरह से तार्किक वित्तीय निर्णय लेने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम उचित निर्णय लें। हाँ, रीजनेबल बनाम रैशनल, ये एक अहम फर्क है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे फैसले जो शायद गणितीय रूप से एकदम परफेक्ट ना हो, 100% तार्किक ना हो, लेकिन हमारे स्वभाव और भावनाओं के साथ मेल खाते हों, जिन्हें हम लंबे समय तक निभा सकें। अच्छा।
क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। बिल्कुल। हम हमेशा एकदम ठंडे दिमाग से कैलकुलेटर की तरह फैसले नहीं ले सकते, और शायद लेना भी नहीं चाहिए। थोड़ा उचित होना बेहतर है। और दुनिया अप्रत्याशित भी तो है, मतलब योजनाएं फेल हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए योजनाओं में लचीलापन और गलती की गुंजाइश रखना, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और दूसरों की नकल करना, जैसे किसी और की निवेश रणनीति आंख बंद करके अपना लेना, वो भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर किसी के लक्ष्य अलग होते हैं, समय सीमा अलग होती है, जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए सही हो जरूरी नहीं। हाँ ये तो है। हमारी जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तो बदलती रहती हैं। सही कहा। जो रणनीति 20 साल की उम्र में सही थी, वो 40 या 50 में शायद उतनी कारगर न हो। तो अपनी योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करना और उनमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो इस किताब से सीखने वाली बड़ी बात ये लगती है कि पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल। इसमें हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार, डर, उम्मीदें, ये सब शामिल है। हाँ। और अगर हम अपने इस व्यवहार को थोड़ा समझ लें, साध लें, तो हमारी वित्तीय स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। इसका निचोड़ यही है कि वित्तीय सफलता के लिए असाधारण बुद्धि से ज्यादा जरूरी है साधारण अनुशासन और धैर्य। दुनिया अप्रत्याशित है, इसलिए हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखें, योजनाओं में लचीलापन रखें और सबसे बढ़कर विनम्रता बनाए रखें। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाल में आपने ऐसा कौन सा वित्तीय निर्णय लिया जिसमें तर्क से ज्यादा भावना हावी थी? और ये आपके अपने धन मनोविज्ञान के बारे में क्या इशारा करता है? सोचिएगा जरूर।